हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है केंद्रक। आज हम लोग जानेंगे ये केंद्रक होता क्या है, ये पाइस का कार्य क्या है, ये कहाँ उपस्थित होते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग समझेंगे। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये केंद्रक जो होता है, ये केंद्रक में बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं। कितने झिल्ली पाई जाती हैं? दो झिल्ली पाई जाती हैं, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। और उसके बीच में ये जो है, ये केंद्रक द्रव है, मतलब इसमें कलर ओडर भरा रहता है। ये केंद्रक द्रव इसे बोलते हैं। और इसमें छिद्र भी पाया जाता है। इसे हम लोग इस छिद्र को केंद्रक छिद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्रक छिद्र कहेंगे। और इस केंद्रक में एक मतलब धागे नुमा संरचना पाई जाती है। ये जो केंद्रक होते हैं, इस केंद्रक में धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्रोमैटिन के धागे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन के धागे कहते हैं। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये जो होता है, ये जो डीएनए में उपस्थित होते हैं, इसे आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। और ये तो है केंद्रक, हमारा केंद्रक है। केंद्रक के बाह्य वाला भाग को हम लोग बाह्य और आंतरिक कोश का झिल्ली कहते हैं। और इसके बाद इसमें एक छिद्र भी पाया जाता है। छिद्र एक नहीं पाया जाता है, कई पाया जाता है, जिसको हम लोग केंद्रक छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र कहते हैं। और जो बाह्य आंतरिक झिल्ली होती है, उसमें उस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उपस्थित होते हैं, जिस पे क्या होते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं, ये अंतर प्रद्रवी जालिका के पास पाए जाते हैं। कौन? राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि इनका संरचना तो आप लोग देख लिए हो, समझ लिए हो। तो अब इसके बारे में हम लोग और डिटेल से अच्छे से समझने जा रहे हैं। केंद्रक की खोज, मतलब केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कितने में किया था? 1831 ईस्वी पूर्व ही किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। बाद में फ्लेमिंग ने कोशिका के मिलने वाले पदार्थ क्षारीय रंग में रंजित हो जाते हैं। अर्थात मतलब जो केंद्रक होते हैं, उसमें जो विभिन्न प्रकार के कलर पाए जाते हैं, ये किसने देखा था? फ्लेमिंग ने देखा था, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? क्रोमैटिन के नाम दिया था। क्या नाम दिया था? क्रोमैटिन के नाम दिया था। साधारण एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलते हैं। मतलब जो भी हमारे अंदर कोशिका होती है, उस कोशिका में एक ही केंद्रक होते हैं। मतलब जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में ढेर सारे केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, उसमें एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। लेकिन इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तन होती है। लेकिन इनकी संख्या जो होती है निश्चित नहीं होती है, ये बदलती रहती है। क्या होती है? बदलती रहती है। कुछ परिपक्व कोशिका रहित होते हैं, मतलब कुछ में जो होते हैं, जब परिपक्व हो जाते हैं तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे देखो, स्तनधारी जीवों में जो आरबीसी है, उसमें जो हमारा ब्लड है, जब हम लोग जो हमारा रुधिर है, उसमें जब हम लोग छोटे रहते हैं तो उसमें क्या केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग परिपक्व होते जाते हैं, वैसे वैसे मतलब जो हमारा ब्लड होता है, उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। और पौधे में भी, पौधे 3 प्रकार के होते हैं, ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो उसमें जो होती है संवाहिनी पौधे में चलनी नलिका कोशिका, जो चलनी नलिका कोशिका होती है, उसमें भी पहले वो शुरुआती में रहेंगे, उसके बाद जब वो परिपक्व हो जाती हैं तब उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों में केंद्रक नहीं पाए जाते। पहले तो पाए जाएंगे, शुरुआत में पाए जाएंगे, जब इसके बाद परिपक्व हो जाएंगे, इसके बाद वो केंद्रक नहीं पाए जाएंगे। अब हम लोग जानेंगे केंद्रक झिल्ली क्या होती है। केंद्रक, हम लोग तो केंद्रक के बारे में पढ़ लिए कि केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कितने में किया था? 1831 ईस्वी पूर्व ही किया था। बाद में जो फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने केंद्रक में विभिन्न प्रकार के कलरों को देखा, जिससे उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया? क्रोमैटिन रख दिया। इसको हम लोग क्रोमैटिन के धागे भी बोल सकते हैं। ये जो होता है आनुवांशिक पदार्थ होता है। यही जो होता है हमसे और हमारे माता पिता से हमें तो 1% अलग रखता है। और जो केंद्रक होता है, कोशिकाओं में एक ही पाया जाता है। लेकिन जो होती है, इनकी संख्या परिवर्तन होती रहती है। कुछ में जब परिपक्व हो जाते हैं तब उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। जैसे देखो, स्तनधारी में जो होती है, जो आरबीसी होती है, उसमें जो शुरुआती अवस्था में क्या होते हैं? शुरुआती अवस्था में केंद्रक उपस्थित होता है। लेकिन
जब वो आगे परिपक्व हो जाता है तो उसमें केंद्रक अनुपस्थित हो जाता है। तो ऐसे ही पौधे में भी होता है, जो चलनी नलिका कोशिकाएं होती हैं उसमें भी ऐसा होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये केंद्रक बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा सा कोशिका आवरण के बारे में पढ़ लेते हैं। कोशिका आवरण क्या होता है, इसका कार्य क्या है। केंद्रक आवरण, जो केंद्रक आवरण होता है वो दो समांतर झिल्लियों से बनी होती है। आप लोगों ने अभी को फिगर तो देखा, उसमें देखो दो जो आवरण होते हैं वो दो झिल्लियों से मिलकर बने होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। तो इनके बीच जो होती है 10 से 15 नैनोमीटर की रिक्त स्थान पाई जाती है। जो कोशिका छिद्र होता है वो 10 से 50 नैनोमीटर की दूरी पर होती है। और यह आवरण केंद्रक में मिलने वाली द्रव कोशिका द्रव के बीच अवरोध का कार्य करती है, मतलब जो रुकावट होती है उसका कार्य करती है। और बाह्य झिल्ली समानता अंतर्जलिका से रूप से जुड़ी रहती है, मतलब जो बाह्य झिल्ली होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होती है, जुड़ी रहती है। और इस पर राइबोसोम जुड़े रहते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उस पर क्या होते हैं, राइबोसोम उससे जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थान पर केंद्रक आवरण छिद्र बनाने के कारण इसमें से विभिन्न जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी अणु केंद्रक कोशिका द्रव से केंद्रक की ओर आते जाते हैं। मतलब ये जो छिद्र पाए जाते हैं, केंद्रक में जो छिद्र पाए जाते हैं उस पे आरबीसी अणु या कोई भी कोशिका द्रव इसमें से आते और जाते रहते हैं। ये हो गया केंद्रक आवरण। क्या हो गया, केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण का क्या कार्य है, हम लोग अभी तो जाने हैं कि केंद्रक आवरण जो होते हैं उसमें जो छिद्र पाए जाते हैं 10 से 50 नैनोमीटर की उसमें रिक्त स्थान पाए जाते हैं। और जो इसमें केंद्रक होते हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उपस्थित रहता है, उससे राइबोसोम क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ये सब किस में है, कोशिका आवरण में है। क्या, केंद्रक आवरण में है। तो आप लोग ये भी समझ ली होगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को फिर से बता सकूं। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और आप लोग उसे जल्दी से जल्दी देख सको। जय हिंद, जय भारत।